हेलो बच्चों, वेलकम टू अनिरुद्ध बायोलॉजी। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे पता है। लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड की थी अपने चैनल पर वो 7 जुलाई की थी, और जिसमें हम अपना योद्धा बैच कर रहे थे। और योद्धा बैच में हमने पहला एपिसोड डाल दिया था। आगे भी और भी एपिसोड्स आएंगे। पिछले कुछ दिनों में मेरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं पर्सनल, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, बट हम कंटिन्यू करेंगे जो भी रीज़न रहे। इसके अलावा मेरे बैक में इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसा बैठने में करती है। यहाँ पर देखें आप एक वीडियो लास्ट में हम रिकॉर्ड करते हैं हमारा सेटअप के हिसाब से, थोड़ा तकलीफ है ना, तो नहीं हो पाई। कुछ महीने में कंपोज डालता हूँ जहाँ से कुछ जाता है। मैंने बेटा नेक्स्ट वीडियो पे बनानी, तो किसी बच्चों किए थे कमेंट्स के जवाब देंगे। अगर आपको टॉपिक है या आपकी टॉपिक चॉइस नहीं है तो इस भी सेक्शन में करते हैं, टाइम को बात जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला कमेंट किया था वो किसने किया है और क्या है। पहला कमेंट किया है रोहित ब्लॉग्स ने, और रोहित ब्लॉग्स पूछते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं नीट के लिए वो बता दीजिए सर। तो देखो बेटा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तीनों के आपको बताता हूँ कि तीनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये नीट के लिए पूछा है आपने, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें क्लास 11th का ये टॉपिक्स हैं, 12th की ये टॉपिक्स हैं। इसमें आपको 11 12 दोनों आती हैं। नीट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 11 12 दोनों की आती है। तो हम दोनों की टॉपिक्स या चैप्टर से यूनिट लेके चलेंगे। तो रोहित बेटा, पहला तो आपको बता दें, फिजिक्स में आप कुछ यूनिट्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में आप लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन, वर्क, एनर्जी, रोटेशनल डायनामिक्स, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ सालों में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा रोहित बेटा और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, यूनिट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें एक टॉपिक और है ग्रेविटेशन, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरी यूनिट इस फिजिक्स में जो है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म और एटम्स, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप पीवाई की उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तीसरी यूनिट जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स, और इसमें बेटा सेमी कंडक्टर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आप टॉपिक्स से नोट डाउन कर लीजिए। ये टॉपिक्स इनसे आप देखेंगे, सर्वे भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन टॉपिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये था फिजिक्स में। अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में पहली यूनिट है इसमें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसमें हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, बायोमोलिक्यूल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है ये कॉमन है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आता है आपके क्लास 12th की, इसके अलावा क्लास 11th की बायोलॉजी में भी आता है, ठीक है। दूसरी यूनिट जो है बेटा वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें आयोनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इनको जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। ध्यान रखें, सारी चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें बेटा, और ये आप PYQs उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस 3 यूनिटें हैं, एक्चुअल में 4 हैं। सेल बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूनिट हैं ये। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक यूनिट और भी है प्लांट फिजियोलॉजी, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रोहित बेटा, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे नीट के लिए, आप इन्हें जरूर नोट डाउन करें। इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे ने जो कमेंट किया था वो क्या पूछा था हमसे, और यह है कमेंट दिव्यांशु यादव का, ठीक है। इन्होंने पूछा है नीट के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए सर। नीट की प्रिपरेशन करें, इसकी स्ट्रेटजी बताइए। तो देखो बेटा, पहले तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा नीट का, ठीक है। नीट का सिलेबस क्या है और कैसे हम इसको टैकल करेंगे, पहली चीज़ तो आपको वो समझनी पड़ेगी। तो पैटर्न समझना पड़ेगा, क्या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये 3 मेन सब्जेक्ट आते हैं आपके नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है नीट एग्ज़ाम क्या है और कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है, मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ वीडियोज़ मिल जाएगी नीट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा मैं देखो, इसमें आपको इस वीडियो को एडिट करूँगा तब इसमें मैं साइड में आपको उसको मेंशन कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ बेटा आपको समझनी है दिव्यांशु, पहले तो आपको सिलेबस समझना है, इसमें आपको पैटर्न समझना है सिलेबस का। वीक टॉपिक्स आपके क्या क्या हैं वो आपको समझने पड़ेंगे।
एक क्रिएटिव रियल प्लान स्टडी बनाना पड़ेगा। देखो प्लान स्टडी हम सब बनाते हैं और काफ़ी बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि प्लान स्टडी बनाया लेकिन उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे, उसको आगे प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? आप रियलिस्टिक नहीं बनाते हो, आप अब अपना एक वर्चुअल प्लान बना लेते हो, एक होलिस्टिक, एक आदर्शवादी, हाँ, जिसका कोई सर पैर नहीं, आप खुद नहीं उसको फॉलो कर पाते। तो रियल जो आप कर पाओ, ठीक है, क्या करना है आपको उसमें? पहली चीज़ आपको अपने वीक, अगर हम बात करें प्लानिंग की तो है ना, क्या क्या करना है आपको? जैसे पहले आपने सिलेबस, तो प्लानिंग रियल प्लान बनाना है आपको। स्ट्रक्चर प्लान एक आप अपने पेपर शीट ले लीजिए जिस पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, जैसे भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिस भी टाइम में एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने देखा हो जो टॉपर्स हैं कहते हैं मैं 2 घंटे पढ़ा था, 6 घंटे पढ़ा था, 10 घंटे पढ़ा था। क्वालिटी टाइम डज मैटर। आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं उस 1 घंटे में, 2 घंटे में, वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि मैं 10 घंटे पढ़ूँ, ठीक है। तो ये आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना रियलिस्टिक प्लान अलग है, आपका अलग है। किसी को देख के ना बनाएं, खुद का जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आप पढ़ सकें, ऐसा प्लान बनाएं। दूसरी चीज़ बेटा आपको क्या ध्यान रखनी है? हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो बायोलॉजी को ही एज अ सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बायोलॉजी को ही सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं। नीट एग्जाम में सिर्फ बायोलॉजी नहीं आती है, मानते हैं 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 45 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के आते हैं उन्हें आप छोड़ दें। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा दिव्यांशु। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें, तो आपको सिलेबस को कैसे कैसे कवर कर सकते हैं, आपको एक लिमिटेशन बनानी पड़ेगी कि 6 महीने में, 8 महीने, 10 महीने में, इतने महीने में ये टॉपिक्स मैं कवर कर लूँगा। अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो आप कभी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एक रियलिस्टिक प्लान कि हाँ मैं इतने में कर लूँगा, और डिसिप्लिन रहना है उसके लिए कि मुझे इतने में करना है। ये नहीं है कि चाचा की शादी है या कोई नो नॉनसेंस चीज़ें हैं, आप उसको कितना, देखो किसी भी चीज़ को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो, अगर आप उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दोगे तो आपकी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं आप? प्रैक्टिस रेगुलरली। पहला हो गया आप सिलेबस को समझिए, दूसरा अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, तीसरी चीज़ आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे याद है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत रेयरेस्ट प्रैक्टिस करता था डेली, मतलब जो भी टॉपिक्स टीचर्स ने पढ़ाए वो घर पे आके हमने प्रिपेयर ही नहीं किया। बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था इसलिए बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते रहे, है ना, शायद एक ये भी वजह रही है उसकी टीचर बनने की। पर आपको टीचर नहीं बनना है, आपको मेडिकल क्वालिफाई करना है, ठीक है। जैसा कि आपने पूछा, मुझे लग रहा है कि आप मेडिकल की ही तैयारी कर रहे हैं, तो नीट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। इसके अलावा आप उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो एक DPP होती हैं, जब आप ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं DPP जिनको हम बोलते हैं। जो भी टॉपिक्स टीचर्स आपको पढ़ाते हैं क्लास में, उनको उन्हीं क्वेश्चंस को, लगभग 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्लास में टैकल करने होते हैं। नहीं समझ में आता है तो टीचर से पूछना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं आप? PYQ सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप नीट के देखेंगे कि आप किस तरह का पैटर्न आता है, तो आपको एक समझ में आएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं बेटा आप? इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा टाइम को भी बढ़ाते जाइए, थोड़ी स्पीड को थोड़ी इंक्रीज कीजिए जब आपकी समझ बढ़ जाए, ठीक है। तो ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? फोकस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने सुना है ज़्यादातर बच्चों से कि सर बायोलॉजी में तो NCERT से लाइन बाई लाइन आता है, डायग्राम्स आता है। इसका मतलब ये थोड़ी हम रट्टा मारने बैठ जाएंगे उसका, है ना, कि आप रट रहे हैं लाइन बाई लाइन कि ये सर आता है, ये आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं समझते तो आप DNA नहीं समझ सकते, तो आप न्यूक्लियस नहीं समझ सकते। तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा सेल का, तो आप DNA और न्यूक्लियस समझ पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो कंसेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, अपने कंसेप्चुअल लर्निंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? निमोनिक्स बना सकते हैं। जैसे मेमोराइज का एक प्रॉब्लम रहता है कि सर हमें याद नहीं होती चीज़ें, तो आप निमोनिक्स बना सकते हैं। बहुत सारे निमोनिक्स आते हैं, जैसे 5 में एक फंजाई क्लासिफिकेशन में बायोलॉजी में राम, छोटे एग्जांपल बताऊं, सिर्फ सारे न्यूमरिक्स बहुत बढ़िया बढ़िया के लेंगे और एक न्यूमरिक्स सीरीज भी शुरू करेंगे अपने। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में एक न्यूमरिक्स जरूर करें इसमें। और ऐसा नहीं है वीडियो लोड नहीं कर, प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको जब देखा तो आपकी वीडियो, ठीक है। न्यूमरिक्स कर सकते हैं। किंगडम फंजाई है, फंजाई में से द क्लास ऑफ किंगडम फंजाई, आपने नहीं देता हूं टाइप में समझाते हैं, राइस एग्रीकल्चर, तो नाम न्यूमरिक्स बहुत आसान है याद करने के लिए, मेमोराइज के लिए। और ये में वर्क डिफिकल्ट होते हैं, न्यूमरिक्स याद करने के लिए नेक्स्ट करते हैं। न्यूमरिक्स आप अंडरलाइन कर लो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करने के लिए आपने समझ लिया,
ये इंपॉर्टेंट कर लिया कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप बनते हैं, आज देखेंगे सारे माइंड मैप बना सकते हैं, किसी मैप से फास्ट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट्स क्या रखते हैं बहुत सारे, जैसे आप किसी भी चीज़ की ब्रांच करिए, आप पढ़ा होगा लिंक में भी अपने यूट्यूब में बताएंगे, आपके सारे आपको टेक्स्ट बोलते हैं कि अपन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, तो हमको रिवाइज करते हैं ना, की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज क्लास ऑर्डर फैमिली तरीके से ऐसे चार्ट बनाइए और इसी प्रकार की बनाइए, आपके स्टडी में शेड्यूल पे करिए, ठीक है। इससे चार्ट बना सकते हैं आप, मैंने प्रिंट में बताऊँ काफ़ी हेल्पफुल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं आप, अच्छा ठीक है, अब रिवाइज रेगुलरली मैं आपको बता चुका हूँ। रिवाइज रेगुलरली एक तरीके से और भी कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपके स्कूल्स या कैसे भी अलाउड है तो उनकी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर टीचर परमिशन आपको देते हैं तो। ऐसा नहीं आप मेरे कहने पे कल स्कूल आप फ़ोन लेके चलेगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी टीचर की, बाद में आपको ब्लेम किया तो अब मुझे कह रहे हैं कि सर ने बोला था, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैं अपने बताऊं तो मैं जब करता था प्रिपरेशन तो मैं चाइना का मोबाइल आते थे तो मेमोरी कार्ड हुआ करते थे, तो उनमें रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उसको ऑडियो को हेडफोन के थ्रू या ईयरफोन के थ्रू घर पे सुना रिवाइज करने के लिए। तो अगर आपके टीचर्स परमिशन दें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, रिटेंशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाय मेकिंग ऑन नोट्स। यस, जो भी चीज़ें हैं आपको लग रही हैं कि ये इंपॉर्टेंट्स हैं और ये बहुत, तो इनको आप रिटेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखना शुरू करो रफ नोटबुक पर, इससे भी जल्दी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं बेटा, 6 पॉइंट है, आप क्लैरिफिकेशन जरूर करें। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा तो टीचर से आप पूछने, अब जैसे काफ़ी, अब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, पर काफ़ी कुछ टीचर्स होते हैं नहीं क्लैरिफाई करते हैं, तो आप क्लैरिफाई कीजिए। जैसे मैं जब फिजिक्स पढ़ता था, मुझे याद है, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा ना, सर का नाम लूँगा, तो उन सर के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो लड़कियों को समझाते थे, लड़कों को नहीं समझाते थे, तो एक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते थे काफ़ी टाइम तक, और उनसे कुछ भी पूछो तो वो डांट देते थे। तो आप क्या करना है, आपको अपने टॉपिक जो भी आप पढ़ा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उसको क्लियरफाई जरूर कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियरफाई नहीं है तो आप उसे याद नहीं कर पाएंगे, आप रट सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम तक आप सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट समझिए, टीचर्स से जो भी चीज़ है उसे बिना हेजिटेशंस के पूछिए, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी है, आपने पीवाईक्यू की सॉल्व की, तो टीचर्स से आप पूछिए इफ़ यू इनकाउंटर डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक्स, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखो ये तो बात हो गई कि हम कैसे तैयारी करें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कर सकते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड करते हैं, वो है हमारी हेल्थ, ठीक है। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बेटा ये आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। आप बॉडी से हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपका माइंड हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेंटेन बैलेंस लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज करिए, खाना पीना प्रॉपर खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा स्लीप लीजिए तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बट इतनी तो लीजिए कि सफिशिएंट आपके जो ब्रेन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, ने काम हो सके, जिससे आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं सोना है कि आपने कह दिया, सर ने कह दिया सोना है तो आप 10-10 घंटे तो सो रहे हैं, वैसा नहीं है। बट हाँ, एक प्रॉपर स्लीप लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और ये भी नहीं है कि ऐसा है बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी क्या उसको चाह रही है आप अपने हिसाब से कीजिए। ये नहीं है कि आपने किसी को देखा वो टॉपर कह रहा है कि मैं 10-10 घंटे पढ़ता था, मैंने खाना छोड़ दिया, हो सकता है आप उसमें पढ़ लें, तो अपनी बॉडी के हिसाब से उसको तैयार कीजिए। वैसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई बड़ा गोल लेके चल रहे हैं तो थोड़े से तो आपको सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को ठीक, कीप योर बॉडी और ऑप्टिमल कंडीशंस, या अपने बॉडी को ठीक ठाक रखिए। नेक्स्ट चीज़, स्टे पॉजिटिव। अब देखो रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, ख़राब आएगा, क्या होगा, इन्जॉय द जर्नी।
जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी जर्नी को एंजॉय कीजिए, ये नहीं भूलेंगे आप कभी भी। रिजल्ट तो अच्छा भी आ सकता है, ख़राब भी आ सकता है, ख़राब आए तो उससे सीख लीजिए, अच्छा आए तो और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट द प्रिपरेशंस, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि नहीं कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर से अटैम्प्ट करूँगा, उसमें मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू दोज हुम प्रिपेयर्ड दिस एग्जाम्स, फेल और पास, यस उनकी ज़रूर सुनना है, जो फेल हुए हैं वो भी, जो पास हुए हैं वो भी, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं मानता उसको मैंने क्वालिफाइड किया था, बट वो BDS मिला था, बहुत सारी स्टोरी है बैक, अब उसको फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो चीज़ें सब जा चुकी हैं। हाँ, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपने फेल में क्या क्या मुझे बता सकते हो जो मुझे नहीं करना है। फेलियर्स में आपको बता सकता हूँ, जो डॉक्टर्स बन गए हैं, सिलेक्ट हो गए, उनसे आप पूछिए, उनकी इंटरव्यूज़ देखिए, उससे आपको पता चलेगा वो कैसे स्ट्रेटजी प्लान बनाते थे, ठीक है। ये समझिए, बिलीव इन योर एबिलिटीज़ एंड फोकस्ड ऑफ क्लियरिंग नीट, यस अपनी क्षमताओं पे ध्यान दीजिए कि मैं कितना एबल हूँ किसी चीज़ को। देखिए मेरी एबिलिटीज़ अलग हैं, आपकी एबिलिटीज़ अलग हैं, हर ह्यूमन बीइंग की एबिलिटीज़ अलग हैं, आप किसी को किसी से मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तैयारी कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनिए, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आप एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप में एक ह्यूमिलिटीज़ आएगी ना, एक कह सकते हैं विनम्रता आएगी ना, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया है साहिल यादव ने। साहिल यादव पूछते हैं बायोलॉजी इफेक्टिव चैप्टर्स फॉर नीट एग्जाम, बायोलॉजी के इफेक्टिव चैप्टर्स बताइए नीट एग्जाम्स के लिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, फिर बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे रोहित ने पूछा था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, ये टॉपिक्स हैं। इनमें काफ़ी टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं, तो आप एक बार ज़रा देख लीजिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस पर, काफ़ी टॉपिक जो है रिड्यूस हो चुके हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स में आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशंस, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये तीनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये काफ़ी पूछा जाता है। ट्रांसपिरेशन एक प्लांट एक चैप्टर था, बट वो रिड्यूस हो गया है, तो अब इससे उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। सेल बायोलॉजी से सेल के बारे में, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के बारे में, और बायोमोलिक्यूल्स जैसा मैंने बताया कॉमन है दोनों में, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट है, जिससे इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दीज आर द इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव चैप्टर्स फॉर नीट एग्जाम। साहिल, ठीक है बेटा, साहिल बेटा। रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, प्लांट और ह्यूमन दोनों की पूछी जाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूछी जाती है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एक यूनिट है क्लास 12th में बायोलॉजी में, जहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके कुछ भी कीजिए, इनको नोट डाउन जरूर कीजिए, समझिए कि ये टॉपिक्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र UL7MM4FW9, जो भी है भाई, जिसका भी है ना, तो इन्होंने क्या पूछा है देख लेते हैं। ये कहते हैं कि बायोलॉजी को कैसे बनाएं, बायोलॉजी को इजी कैसे बनाएं, बॉटनी पार्ट कम समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा, जो भी आपका नाम है ना, नाम तो आपका मेंशन नहीं है, इजी कैसे बनाएं, तो देखो बायोलॉजी को इजी बनाने के लिए कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, बायोलॉजी इज़ नॉट अ रट्टाफिकेशन चैप्टर सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, विजुलाइज करने हैं डायग्राम्स को। जितना आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में चीज़ों को समझोगे अदर देन रिटन लैंग्वेज, उतनी जल्दी आपको बायोलॉजी समझ में आएगी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आपका ये इजी कैसे बनाएं, तो इजी बनाने का यही तरीका है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज कीजिए, चीज़ों को समझिए। एनिमेशंस वीडियो देखिए, बहुत सारी एनिमेशंस वीडियोज़ हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं भी काफ़ी देख रहा था। लर्न हो हब करके यूट्यूब चैनल है, लर्न हो हब, कोई मैम है वो पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करती हैं, आप उनको देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ना, मुझे कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अच्छा लगता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, निमोनिक्स कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। रिलेट कर सकते हैं बॉटनी को अपनी एवरीडे लाइफ से, जूलॉजी को अपनी एवरीडे लाइफ से, है ना, बायोलॉजी को अपनी एवरीडे लाइफ से, इसको समझ सकते हैं। जब आप कनेक्ट करते हैं ना डेली लाइफ को अपनी सब्जेक्ट से, तो आपको एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग आती है और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एक मैपिंग बन जाती है। हमारे न्यूरॉन्स में डॉट्स होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी चीज़ हम सेंस कर रहे हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से, जो भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ डॉट्स बनाती हैं आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं।
तो आपको जब बाहर की चीज़ें अंदर की चीज़ें से जो आप किताबों में पढ़ रहे हो और जो आपके बाहर है वो आपको जब रिलेट करेगा, इंटरकनेक्ट होगा, तो जल्दी चीज़ें याद होंगी, ईजी हो जाएंगी। और क्या कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देख सकते हो वीडियोस, ठीक है। हम वैसे क्लास 12 प्रैक्टिकल की सीरीज पे चलाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। ग्रुप स्टडी कर सकते हो, ग्रुप स्टडी और डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और जो है अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा आज की टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जहाँ से भी आपको पढ़ने को मिले, सीखने को मिले, आप कर सकते हो इजी, जैसे भी आपको जिसकी भी समझ में आ रही है, नॉट माइंड। आपको अच्छा टीचर मिलता है, गो फॉर इट, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके अलावा PYQ सॉल्व कर सकते हो, DPP सॉल्व कर सकते हो हर एक चैप्टर्स की। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने हमसे पूछे थे और मैंने इसके क्वेश्चंस दिए। वीडियोस अच्छी लगी हो, सफिशिएंट लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें फ्री हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए आप, आपको बहुत सारी फ्री सीरीज़ मिलने वाली हैं आपको। जैसे क्लास 11th की योद्धा बैच में चला रहा हूँ, क्लास 12th का विजय बैच हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि ऐसे बोलना ठीक नहीं है, बट जल्दी हम कोशिश करेंगे। उसकी प्रैक्टिकल सीरीज़ आपकी जल्दी आ जाएगी क्लास 12th की, तो आप दिसंबर तक सारे प्रैक्टिकल्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और DNA एक्सट्रैक्शन का एक प्रैक्टिकल आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियोस में, ठीक है। DNA कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और भी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो